यही का नाम ये कन्नौजवार है, जैसा ही रंग रूप है वैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से बात शुरू करूं उससे पहले आपको दिखाता हूं ऑन द शो आज कौन सी बड़ी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। तो शुरुआत होगी, WTO पहुंचा भारत से चावल निर्यात रोक का मुद्दा। पावर सेक्टर में आ रही है नई व्यवस्था MBED। क्या व्यवस्था है, कैसे असर डालेगी, इस पर चर्चा करेंगे। मंदी की आशंका हुई और गहरी, विश्व बैंक ने दिए संकेत। महंगे कर्ज पर RBI और सरकार की राय अलग। रुपए को और कितना सहारा दे पाएगा रिजर्व बैंक, और ऊर्जा बाजार में बड़े उलटफेर की तैयारी। क्या तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ से चावल निर्यात पर लगाई रोक को लेकर आपत्ति जताई और विश्व में इस मुद्दे को उठाया है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी देश सेनेगल ने कहा है कि भारत के इस कदम से अनाज के वैश्विक बाजार पर खराब असर पड़ेगा। भारत ने इसी महीने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी और साथ में गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी थोपी थी। सर, भारत से निर्यात रोकने पर इतनी परेशानी क्यों है? ये दिलचस्प बहस शुरू हुई है। भारत एक 2-3 महीने 4 महीने पहले अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में प्रवेश के लिए प्रयास कर रहा था और एक कोशिश कर रहा था कि भारत के निर्यात आगे बढ़ें। अब भारत को अपना निर्यात रोकने का फैसला करना पड़ा है, जबकि दुनिया के बाकी देश जो भारत के कृषि निर्यात को लेकर थोड़ा सा शंकित थे और दबाव बना रहे थे उसे रोकने के लिए, वो उल्टी बात कह रहे हैं कि भारत ने अपना निर्यात क्यों रोक दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें सेनेगल को लेकर है। सेनेगल भारत का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पोर्टर है भारत से ब्रोकन राइस का। अफ्रीका के कई देशों को भारत से टूटा हुआ चावल जाता है। टूटा हुआ चावल पूरी दुनिया की फूड सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं। भारत से पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ टूटे हुए चावल का निर्यात होता है। भारत ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके कारण सस्ते चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका है और इस वजह से दुनिया के काफ़ी देश इस बात पर दबाव बना रहे हैं कि भारत को अपना निर्यात नहीं रोकना चाहिए। भारत के प्रमुख निर्यात में चावल है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से ये अभी तक नहीं कहा है कि निर्यात पर रोक कब तक जारी रहेगी, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि शायद खरीफ की फसल के बाद सरकार निर्यात पर प्रतिबंधों में थोड़ी ढील भी दे सकती है अगर बाजार में चावल की आपूर्ति ठीक रही। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती शुभम फूड में या अनाज के बाजार में वो ये है कि यदि भारत की सस्ती खाद्यान्न योजना जारी रही तो भारत में अनाज का भंडार और ख़ासतौर से चावल का बफर का स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकता है और इसलिए सारी निगाहें इस बात की तरफ हैं कि अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में सरकार मुफ्त अनाज की स्कीम पर क्या फ़ैसला लेती है, क्योंकि उससे ये निर्भर होगा कि तय होगा कि भारत से अनाज का निर्यात, खासतौर से चावल का निर्यात जारी रहेगा या इस पर शुरू होगा या इस पर रोक और लंबी चल सकती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक बार फिर से ठन सकती है। बिजली डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर केंद्र सरकार मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी MBED नाम से एक प्रस्ताव लेकर आई है, जिसके जरिए पूरी बिजली का वितरण एक केंद्रीय व्यवस्था के तहत होगा और सभी बिजली वितरण कंपनियां इस पर निर्भर हो जाएंगी। कई राज्यों को इस व्यवस्था को लेकर आपत्ति है, उन्होंने अपनी आशंकाएं जताई हैं। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, ये MBED व्यवस्था है क्या? अभी तक जो भारत में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शुभम, जो पावर जनरेशन कंपनीज ग्रिड को देती हैं और जो नेशनल ग्रिड है वो राज्यों को देती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है। केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी प्रपोज की जिसका नाम MBED है। ये सेंट्रलाइज्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, जहां पर केंद्र सरकार एक नीति तय करेगी जिससे केवल राज्यों के बीच ही नहीं बल्कि इंट्रा स्टेट यानी देश के राज्यों के भीतर भी जो बिजली का वितरण अलग अलग जिलों में और अलग अलग फीडर्स को किया जाएगा, वो सारी व्यवस्था एक केंद्रीय नीति के तहत निर्धारित होगी। कोशिश इस बात की लग रही है कि हमें याद होगा कि सरकार लगातार इस कोशिश में राज्यों को सहमति बनाने के लिए कि भारत में एक पावर होनी चाहिए, एक ग्रिड होनी चाहिए और एक प्राइस होना चाहिए। एक प्राइस होना इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है।
ग्रिड तो एक ही है, लेकिन अगर बिजली की एक ही कीमत तय की जानी है पूरे देश में तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके डिस्ट्रीब्यूशन का पावर अपने हाथ में लेना पड़ेगा। संकेत मिल रहे हैं कि यदि बिजली के वितरण का फैसला केंद्र सरकार ही करती है कि किस राज्य को, कर्नाटक को, उत्तर प्रदेश को कितनी बिजली दी जाएगी और फिर वो अपने जिलों में और अंदर जो डिस्कॉम से उनको कितनी बिजली वितरित करेगी, अगर ये पूरी व्यवस्था आती है तो ये सुधार उस दिशा में होगा जहां पर पूरे देश में बिजली की एक ही कीमत तय की जाएगी। अभी भारत के अलग अलग राज्यों में बिजली की अलग अलग कीमतें हैं, अलग अलग डिस्काउंट है और रेट्स का स्ट्रक्चर कई कई राज्यों में तो बिजली दरों के स्लैब 15-20 से ऊपर भी हैं। काफ़ी जटिल बिजली दरों का ढांचा है, पर यह फैसला राज्यों को शायद आसानी से हजम नहीं होगा और इसका विरोध और इस पर विवाद भी आने वाले समय में बढ़ेगा। सर, विरोध की सबसे बड़ी वजह यही है कि एक बिजली की कीमत हो जाएगी पूरे देश में, और कोई वजह भी? विरोध की दो बड़ी वजह हैं कि एक तो जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, यानी केंद्र और राज्यों के अलावा जो समवर्ती सूची है संविधान की, उस बीच में राज्यों के अधिकार में आता है बिजली का डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरा ये कि केंद्र सरकार का तर्क ये है कि जो राज्यों के डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, जो करंट मॉडल अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कई सारी खामियां हैं। उसमें बिजली का ट्रांसमिशन लॉस बहुत ज़्यादा है, उसमें सही ढंग से बिजली की आपूर्ति नहीं की जा सकती। लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि केंद्र सरकार एक अपनी पूरी व्यवस्था, बिजली की पूरी व्यवस्था के केंद्रीकरण करके सारे फैसले अपने हाथ में लेना चाहती है, जबकि यह फैसला राज्य सरकारों को तय करना चाहिए कि उन्हें कब, किस राज्य, किस इलाके में कितनी बिजली भेजनी है। यहाँ जो मुख्य रूप से विवाद का विषय वो ये है कि भारत में मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर है। क्षमताएं बहुत हैं, पर भारत में बिजली की मांग और आपूर्ति अपने तरह से होती है और राज्य सरकारें कई सारे विभिन्न कारणों की वजह से, इसमें राजनीतिक कारण भी हैं, जो राज्य के भीतर बिजली का वितरण है वो अपने तरह से मैनेज करती हैं। और इसीलिए हमने देखा होगा कि लोड शेडिंग के अलग अलग शेड्यूल जारी किए जाते हैं, कितने घंटे बिजली की आपूर्ति किस इलाके में होगी, ये सारे नियम राज्य सरकारें तय करती हैं। और ठीक उसी तरह से राज्य सरकारों के पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से, उनके भुगतान के आधार पर ही उन्हें नेशनल ग्रिड से बिजली देने की व्यवस्था है, नहीं तो बाकी जो उनकी मांग से कम बिजली उन्हें मिलती है उसे उन्हें पावर एक्सचेंज से खरीदना पड़ता है। राज्य सरकारों का अधिकार इस संदर्भ में बिजली के वितरण पर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये रस्साकशी दिलचस्प होने वाली है। केंद्र सरकार राज्यों को सहमत कराए बिना यह व्यवस्था लागू नहीं कर सकती। महंगाई से लड़ने के लिए दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जिस तरह से ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से 2023 में मंदी का खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है। विश्व बैंक ने एक नई स्टडी में ये चेतावनी दी है। विश्व बैंक ने कहा है कि मंदी की वजह से दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर आर्थिक संकट बढ़ सकता है। बैंक का कहना है कि इस साल दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जिस रफ्तार से कर्ज महंगा कर रहे हैं, वैसा ट्रेंड 50 वर्षों में कभी नहीं देखा गया और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ये सिलसिला अगले साल भी जारी रह सकता है। सर, पहला सवाल, मंदी तय लग रही है? विश्व बैंक को यही लग रहा है देखकर उसकी रिपोर्ट? विश्व बैंक को मंदी बिल्कुल तय लग रही है और विश्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में, जो कि काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और काफ़ी महत्वपूर्ण ढंग से उन इनसाइट्स को हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसकी संभावना हमें आने वाले समय में मंदी में दिखाई देती है। मनी सेंट्रल की चर्चाओं में हम लगातार इस बात पर चर्चा करते रहे और आंकड़े लाते रहे कि दुनिया मंदी की तरफ धीमे धीमे खिसक रही है और उसके लिए दुनिया के बाकी कई देशों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। विश्व बैंक पहली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसने अब स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा कर दी है कि दुनिया को 2023 में एक छोटी मंदी में उतरना पड़ेगा। वो छोटी इस संदर्भ में कि अलग अलग देशों के लिए उस पर अलग अलग असर होगा। और एक और जो महत्वपूर्ण बात रिजर्व बैंक ने, विश्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में कही है वो ये कि पहली बार दुनिया में ये दिखाई दे रहा है कि दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक इतनी एकजुटता के साथ ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आमतौर पर 70 के दशक की जब महंगाई आई थी तो दुनिया के कुछ ही देशों में उस महंगाई का असर था और खासतौर से अमेरिका के बाजार में था और अमेरिका ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी। जिस सिंक्रोनाइजेशन से, जिस तालमेल के साथ अमेरिका का फेडरल रिजर्व देखकर भारत का रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है, फिर यूरोप के बैंक बढ़ाते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बैंक्स बढ़ाते हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया के बैंकों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण असर ये होने वाला है कि अगर मंदी एक देश में होगी तो वो स्पिल ओवर होकर दुनिया के बाकी हिस्सों में फैल जाएगी। यानी पहली बार केवल रिसेशन आने का खतरा ही नहीं, वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि पिछले 50-60 दशकों में मंदी के विश्वव्यापी होने का और बहुत तेजी से विश्वव्यापी होने का खतरा दिखाई दे रहा है। यह विश्व बैंक की रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा है। सर, महंगाई पर नियंत्रण को लेकर विश्व बैंक का क्या नजरिया? महंगाई रुक पाएगी, कंट्रोल हो पाएगी ब्याज दरें बढ़ने से? महंगाई को लेकर विश्व बैंक ये कह रहा है कि महंगाई दो वजहों से निकली है। एक इस वजह से निकली है कि
कोविड की मंदी से उबरने के लिए, कोविड के असर से निकलने के लिए बैंकों ने और सरकारों ने खूब पैसा सिस्टम में झोंका, लेकिन उसके बाद भी ऐसी परिस्थिति पहले भी थी। पर इस बार जो परिस्थिति है वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को लेकर है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड के कारण बहुत सारी फैक्ट्रियों में उत्पादन बंद हो गया, बहुत जगह जीडीपी का लॉस हुआ, उत्पादन रुके हैं। इसकी वजह से जो सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं वो अभी तक 2 साल होने आ रहे हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं हो पाए, अभी आपूर्तियां सामान्य नहीं हो पाई हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि पूरी दुनिया में महंगाई के कारण लेबर मार्केट्स में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस हुए हैं। भाई कई जगह श्रमिकों की कमी है, कई जगह श्रमिकों की बहुतायत है। इन 2 वजहों से 2023 में दुनिया में महंगाई की दर 5% के आसपास रहेगी, और ये महंगाई दर 5 साल के पेंडेमिक से पहले का जो 5 साल का एवरेज है उससे ऊपर है। यानी जब महामारी आई थी 2020 में, 19-20 में, उससे पहले पूरी दुनिया में जो महंगाई दर थी उसके 5 साल के एवरेज से ऊपर है। विश्व बैंक की स्टडी ये भी बताती है कि दुनिया भर के देशों को या दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को अगर अपने महंगाई के लक्ष्यों में कटौती करनी होगी तो कम से कम उन्हें यहाँ से अलग अलग जगह पर 2% के आसपास ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। औसत पूरी दुनिया में ब्याज दरों में 2% के आसपास बढ़ोतरी होगी, तब जाकर महंगाई को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो महंगाई के जो फैक्टर्स हैं वो एक किस्म से पूरी दुनिया के बैंकों को इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं कि वो मंदी को आमंत्रित करें, वो दुनिया में मांग को तोड़ें, जो पेंटअप डिमांड या जो मांग कोविड के बाद निकली थी, और विश्व बैंक इसकी चेतावनी दे रहा है। सर, सरकारों को लेकर या बैंकों को लेकर सलाह क्या है आरबीआई की, सॉरी विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में 2-3 काफ़ी महत्वपूर्ण सलाहें दी गई शुभम। और बैंकों को भारत में हम अभी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे भारत का रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय यानी नॉर्थ ब्लॉक और बैंक स्ट्रीट अब बिल्कुल 2 अलग अलग ध्रुवों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। विश्व बैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को पकड़ा है। विश्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण बात इसमें कही है कि केंद्रीय बैंकों को किसी भी तरीके की गफलत से या अपारदर्शिता से बचना चाहिए। केंद्रीय बैंकों को अपने फैसले बहुत स्पष्ट रूप से दुनिया भर के स्टेक होल्डर्स को बताने चाहिए कि वो ब्याज दरों में कब और कितनी बढ़ोतरी करेंगे, और उसकी ट्रेजेक्टरी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की संभावनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कार्यक्रम में कोई किसी तरीके का संदेह नहीं होना चाहिए, और ये काम जितनी जल्दी होगा इन्फ्लेशन की या महंगाई की संभावनाओं को रोकने में उतनी मदद मिलेगी। अब यहाँ से हमें आप संकेत लीजिए, यहाँ से संकेत ये कि आज हम जब खड़े हैं तो भारत और अमेरिका 2 जगह हमें ब्याज दरों में तेज और भारी बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही, और यही बात दुनिया के केंद्रीय बैंक भी कर रहे हैं कि वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी को फ्रंट लोड कर रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि इसका क्रॉस बॉर्डर स्पिल ओवर होगा, एक देश से दूसरे देश में मंदी का ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर होगा, लेकिन केंद्रीय बैंकों को बहुत स्पष्ट रूप से अपने फैसले और उनकी वजहें और अपने लक्ष्य अर्थव्यवस्था के स्टेक होल्डर्स को यानी कंपनियों को, निवेशकों को, उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताने चाहिए। दूसरा ये कि अगर सरकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां हम अगले खबर पर चर्चा करेंगे तब हम इसे और भी गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। विश्व बैंक ने कहा कि दुनिया की सरकारों ने बहुत पैसा इकोनॉमी में झोंका था, हालांकि भारत में उतना निवेश नहीं हुआ था सरकार की तरफ से, लेकिन दुनिया की सरकारों ने जो अपनी इकोनॉमीज को बचाने के लिए बजट से कर्ज लेकर जो पैसा डाला था उसका विड्रॉल उन्हें बहुत तेजी से करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रिजर्व जो उनके केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर भी रहे उसका कोई असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ से एक पाइप से एक जगह से पैसा खींचा जाएगा और दूसरी जगह से पैसा वापस भेजा जाएगा। यानी रिजर्व बैंक ब्याज दरें भारत में, अगर इसे भारत के संदर्भ में शुभ हम समझें तो रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाएगा, सरकार और ज़्यादा कर्ज लेकर सिस्टम में फिर पैसा छोड़ देगी, रिजर्व बैंक से कर्ज उठाएगी और तमाम तरीक़ों से जिस तरह से वो पैसा बाजार में छोड़ती है उस तरह से छोड़ देगी। और अगर ये ऐसा होता रहा तो महंगाई और ब्याज दरें दोनों ऊंची रहेंगी, ना तो ब्याज दरें कम हो पाएंगी और ना महंगाई कम हो पाएगी। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी के प्रयासों को सफल करने की जिम्मेदारी यानी शक्ति का अंदाज के प्रयासों को सफल करने की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण की है। यह बात विश्व बैंक का कहना है कि दुनिया के केंद्रीय बैंकों के महंगाई रोकने के प्रयासों को सफल करने के लिए उन देश की सरकारों को आगे बढ़कर उसमें मदद करना चाहिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज जो बात विश्व बैंक ने पूरी दुनिया की सरकारों के लिए कही है कि महंगाई से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। पूरी दुनिया के देशों को साथ में मिलकर इस महंगाई से निपटना चाहिए, खासतौर पर ग्लोबल आपूर्तियां बढ़ाने के लिए, सप्लाई चेन बेहतर करने के लिए, ड्यूटीज और सीमा शुल्कों को लेकर एक नए सिरे से सहमति बननी चाहिए, क्योंकि महंगाई और मंदी ये दोनों अब एक देश का नहीं ग्लोबल फिनोमेना हो रही है। अगर कोयले की कीमत
हमें दक्षिण अमेरिका के बाज़ारों में बढ़ती दिखाई देती है, वो महंगाई तैर कर भारत के एक उपभोक्ता के बिजली के बिल तक अगले महीने तक आ जाती है। अगर कच्चे तेल की कीमत यूरोप में मध्य पूर्व में बढ़ती है या गैस की कीमत यूरोप में बढ़ती है तो उसका असर हमें जापान और ऑस्ट्रेलिया के उपभोक्ताओं के पर भी दिखाई देता। ये विश्व बैंक की रिपोर्ट विस्तार से बताती है। भविष्य में कर्ज महंगा करने को लेकर शायद सरकार और रिजर्व बैंक एकमत नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो सरकार चाहती है कि रिजर्व बैंक कर्ज महंगा करने की रफ्तार को कुछ सुस्त रखे, जबकि रिजर्व बैंक बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है और संभावना है कि अगले हफ्ते पॉलिसी में एक बार फिर से ब्याज दरें बढ़ा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले भी इस तरह के बयान दे चुकी हैं जिनसे लगता है कि सरकार बहुत तेजी से ब्याज दरें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सर, महंगाई को लेकर आरबीआई और सरकार के नजरिए में सबसे बड़ा मतभेद क्या है? मतभेद ये है कि वित्त मंत्रालय मान रहा है कि ज़्यादातर महंगाई ट्रांजिटरी है, ज़्यादातर महंगाई अस्थायी कारणों से निकली है, फूड की महंगाई के कारण आ रही है। रिजर्व बैंक को इतना आग्रही, या अगर मैं दूसरा शब्द प्रयोग करूं तो रिजर्व बैंक को इतना पूर्वाग्रही नहीं होना चाहिए महंगाई को लेकर। 7-8% की 6.5-7% की महंगाई बनी रहती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को ज़्यादा बड़ा और विपरीत असर उस पर पड़ता है। हम अपने मनी सेंट्रल के दर्शकों को याद दिलाना चाहेंगे अपना एक पिछला इकोनॉमिकम का एपिसोड, जिसमें हमने आपको इस झगड़े का इशारा किया था और हमने कहा था कि भारत की दुनिया के केंद्रीय बैंक और सरकारें आपस में इस बहस में उतरेंगी कि महंगाई अच्छी है, ज़्यादा बुरी है या मंदी ज़्यादा बुरी, और वो बहस भारत में खुलकर सामने आ गई। चूंकि सरकार पिछले एक साल से 1.5 साल से जितने उपाय कर रही है वो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए कर रही है, जबकि भारत में जितनी भी पॉलिसी अनाउंसमेंट होते हैं उसके अगले 1 महीने बाद भारत की ग्रोथ गिरने के आकलन सामने आ जाते हैं सरकार के ऊपर। तो सरकार के लिए ये स्पष्ट कर पाना, अपने और दुनिया के स्टेक होल्डर्स को समझा पाना मुश्किल हो रहा है कि इतने सारी घोषणाओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ को लेकर दुनिया के जो महत्वपूर्ण निवेशक स्टेक होल्डर्स हैं वो आश्वस्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं। और उसकी एक बड़ी वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई को लेकर जो आक्रामक गतिविधि बनाई जा रही। रिजर्व बैंक का कहना यह है कि महंगाई तो आ गई है, उस महंगाई आगे ना बढ़े इसकी संभावना ना रहे, इसके लिए उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करते रहना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक का जो सर्वे वो महंगाई की संभावना को 11% 12% आपता है। जब हम संभावना की बात करते हैं तो हमें मानते हैं कि आज की महंगाई हमारे हाथ में है, ये कम नहीं की जा सकती। आने वाले 6 महीनों में रिजर्व बैंक अपने सर्वे में यह क्या नापता है कि लोग आने वाले समय में महंगाई को बढ़ते रहने की संभावना मान रहे हैं या कम होने की संभावना मान रहे हैं। और इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन ही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिस पर हमेशा वित्त मंत्रालय या किसी देश की सरकार और उसके केंद्रीय बैंक के बीच सीधा मतभेद होता है। उस देश की सरकार तात्कालिक महंगाई को देखती है, जबकि उस देश का केंद्रीय बैंक संभावित महंगाई को देखता है। वो ये कोशिश करता है कि लोगों के दिमाग से महंगाई बढ़ते रहने की संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि यदि हमारे दिमाग में ये बना रहेगा, उपभोक्ताओं के उपभोक्ताओं के दिमाग में शुभ में बना रहेगा कि नहीं आने वाले समय में भी कच्चे माल की कीमतें बढ़ती रहेंगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, तो महंगाई ही महंगाई को फ्यूल करेगी, महंगाई ही महंगाई का ईंधन बन जाएगी। और इसलिए ब्याज दरों में कमी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है ताकि महंगाई पर की संभावनाओं को एंकर किया जा सके, जिनको कि मॉनेटरी भाषा में इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को एंकर करना कहते हैं। ये वो बहस है, ये वो मतभेद है जिसमें अब वित्त मंत्रालय को रिजर्व बैंक की आक्रामकता से थोड़ी असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है। सर, सरकार क्यों चाहती है ब्याज दरें ना बढ़े तेजी से? सरकार ये चाहती है कि कर्ज सस्ता होने का भारत में कर्ज सस्ता होने के 2 आयाम हैं। एक तो लंबे समय के बाद भारत में क्रेडिट की ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुई, 9-10% पर आई। दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ती हैं, बॉन्ड यील्ड बढ़ती, जिस पर हम चर्चा करते रहे, 7% से ऊपर की बॉन्ड यील्ड है, सबसे ज़्यादा असर सरकार पर पड़ता है, क्योंकि सरकार भारत में सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है। और केंद्र सरकार पर न केवल अपने कर्ज की जिम्मेदारी है, बल्कि राज्यों को भी सही दरों पर कर्ज मिले इसकी भी जिम्मेदारी है। राज्य सरकारें तो 7.5-8% की ब्याज दरें उठाने की हैसियत में ही नहीं, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं अगर संकट में जाती हैं तो केंद्र को फिर आगे बढ़कर मदद करनी पड़ती है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी से भारत के इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स में, यानी उद्योगों के हिस्से से ज़्यादा बड़ा असर ब्याज दरें महंगे होने से केंद्र सरकार के खजाने पर पड़ता है। भारत में उद्योग जितना कर्ज लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा कर्ज सबसे बड़ी बारोबार भारत में सरकार ही है। तो सरकार ये चाहती है कि ब्याज दरें हमेशा कम रहें ताकि उसका कर्ज का ब्याज का बोझ कम हो सके। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण बात है कि महंगाई की संभावना और ब्याज दरों में बढ़ोतरी और सरकार के कर्ज की मांग एक दूसरे से जुड़ती हैं। सरकार जितना ज़्यादा कर्ज लेगी, रिजर्व बैंक को उतनी ही ज़्यादा बाजार में लिक्विडिटी बनाकर रखनी पड़ेगी और उस कर्ज का बढ़ने का असर में बाद में राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी के तौर पर दिखाई देगा। तो केंद्र सरकार यह मान रही है कि महंगाई की चिंता थोड़े समय के लिए छोड़ देनी चाहिए,
रिजर्व बैंक को। वही बहस जो हमने की थी कि रिजर्व सरकारें मान रही है कि मंदी ज़्यादा बुरी है, मंदी नहीं आनी चाहिए, इकोनॉमी में ग्रोथ को रोकने की, हर तरह से ग्रोथ की बढ़ोतरी की पूरी कोशिश करनी चाहिए, महंगाई अपने तरह से अपने स्तर पर रुक जाएगी। अब रिजर्व बैंक पर सारी निगाहें, सरकार की तरफ से तो संकेत खुलकर मिले हैं। रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या कहता है, क्या वह उतना ही आक्रामक होगा महंगाई को लेकर, क्योंकि महंगाई फिर वापस 7% तक आ गई है, संभावनाएं वैसी दिखाई दे रही, या फिर रिजर्व बैंक की बात तो शक्ति का वित्त मंत्री की बात रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास सुनेंगे, और क्या वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो अपनी रफ्तार है उसका पैडल थोड़ा स्लो करेंगे। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अपने फैसले से ज़्यादा अपनी कमेंट्री के लिए, रिजर्व बैंक की तरफ से आने वाली कमेंट्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, इस पर निगाह हमारी रहेगी। हम मनी सेंट्रल में उसका विस्तृत ब्यौरा आपके पास लेकर आएंगे। मजबूत डॉलर की मांग से रुपए को बचाने के लिए देश का रिजर्व बैंक लगातार अपने रिजर्व से डॉलर बेच रहा है और इसकी वजह से रिजर्व बैंक के रिजर्व में डॉलर घटने लगे हैं। 9 सितंबर को खत्म हफ्ते के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 550 अरब डॉलर रह गया, जो 23 महीने का सबसे निचला स्तर है। रुपए को टूटने से बचाने के लिए बीते अगस्त में आरबीआई ने 13 अरब डॉलर बेचे हैं। इससे पहले जुलाई में 19 अरब डॉलर की बिकवाली की है। पिछले साल सितंबर में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन वहां से ये गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। सर, रिजर्व बैंक रुपए को और कितना सहारा दे सकता है, कितना जोखिम ले सकता है? अब रुपया, जैसा हम लगातार इस कार्यक्रम में बता रहे हैं कि रुपया अब एक बेहद अजीब दुविधा में और तूफान में फंस गया है। रुपये को कमजोर करने वाले कारक स्थायी रूप से मौजूद हैं और बढ़ रहे हैं और ताकत ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर इंडेक्स ऊपर हो रहा है। हमने अभी चर्चा की कि कम से कम 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में अमेरिका में करेगा, जिसका असर हमें डॉलर इंडेक्स के 109-110 तक पहुंचने में दिखाई देगा और जिसका असर हमें रुपए की कमजोरी के तौर पर दिखाई देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के दो बड़े दबाव या प्रेशर पॉइंट, भारत का बढ़ता व्यापार घाटा और उसके बाद भारत का बढ़ता चालू खाते का घाटा, रुपए के शत्रु हैं, रुपए की ताकत के दुश्मन हैं। इस बीच विदेशी मुद्रा भंडार जनवरी से लेकर अभी तक करीब 82 बिलियन डॉलर गिर चुका है। और अगर आप देखें तो एक डिकेड में, एक दशक में शुभम, विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे तेज गिरावट है। 2008 में जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट आया था, लीमन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ था, उस समय भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जितनी गिरावट आई थी उतनी गिरावट के करीब अब हम धीमे धीमे पहुंचने लगे हैं। तो रुपए में गिरावट को रोकने के लिए, अधिकांश रुपए में गिरावट को रोकने के लिए अधिकांश कोशिश रिजर्व बैंक की बाजार में इंटरवेंशन करने की। तो अगर आप विदेशी मुद्रा भंडार में 80 अरब डॉलर के आसपास की, 80 बिलियन डॉलर के आसपास की गिरावट देखें तो इसका बड़ा हिस्सा रुपए को 80 के पार जाने से रोकने के लिए किया गया। आप ये कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक इंटरवीन ना करता तो शायद रुपया इससे और ज़्यादा गिर चुका होता, ये तर्क दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग खुद रिजर्व बैंक और सरकार के भीतर मान रहे हैं कि एक सीमा से अधिक रिजर्व बैंक इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जीडीपी के 15% तक आ गया, गिरकर आ गया, 500 बिलियन डॉलर से नीचे आ गया, तो इसका बड़ा असर रुपए के सेंटीमेंट पर या रुपए की संभावना पर दिखाई देगा। अभी फिलहाल अगर आप 60 से 63 बिलियन डॉलर के मंथली इंपोर्ट को आधार बनाकर चलें तो भारत के पास करीब करीब 7 से 8 महीने का, 9 महीने का विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन इस विदेशी मुद्रा भंडार को समझने में एक और पैमाना है जिसको आमतौर पर जो तकनीकी निवेशक हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उस पैमाने का नाम है नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन वर्सेस फॉरेक्स रिजर्व या फॉरेक्स रिजर्व टू लायबिलिटी रेशियो, यानी किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार की तुलना में उस पर लायबिलिटीज कितनी, उस रेशियो में जाएं तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति जरूर थोड़ी चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण दिखाई देती है। ये पैमाना भी रिजर्व बैंक दरअसल इसी पैमाने पर विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन करता है। इसमें सारी देनदारियों के अनुपात में विदेशी मुद्रा भंडार का आकलन किया जाता है। तो क्या 500 बिलियन डॉलर का लेवल बेंचमार्क है फॉरेक्स रिजर्व के लिए? ये सवाल हमें पता नहीं, क्योंकि सरकार और रिजर्व बैंक कभी ये नहीं बताते कि वो किस लेवल पर रुपए को डॉलर के मुकाबले रखना चाहते हैं। पर जो चर्चाएं हम सुनते हैं रिजर्व बैंक में, विशेषज्ञों से बात करते हैं, 500 बिलियन डॉलर से नीचे अगर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जाएगा तो शायद ज़्यादा चिंताजनक बात होगी और इसलिए रिजर्व बैंक स्लोली धीमे रुपए को लुढ़कने भी देगा और हस्तक्षेप भी करता रहेगा। लेकिन अभी की परिस्थिति में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की परिस्थिति में, रुपया $80 रुपए का स्तर पार कर सकता है। इसके फेवर में ऑड्स बढ़ने लगे हैं या इसके फेवर में संभावनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि इस स्तर पर रोकने के लिए रिजर्व बैंक को काफ़ी ताकत फॉरेक्स रिजर्व से लगानी पड़ेगी।
कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में हो रही रिकवरी का संकेत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से भी मिल रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के पहले 5 महीने यानी अप्रैल से अगस्त 2022 के दौरान देश में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 23% बढ़ा है। इस दौरान देश में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स उगाही हुई है, जिसमें 3,68,000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट टैक्स और 3,30,000 करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर तौर पे प्राप्त हुआ है। पिछले साल अप्रैल से अगस्त के दौरान सरकार को 5,68,000 करोड़ रुपए की कुल कमाई हुई थी, या कह लीजिए कुल टैक्स उगाही हुई थी डायरेक्ट टैक्स के हेड में। सर, ये आंकड़ा क्या इशारा कर रहा है? एडवांस टैक्स कलेक्शन अच्छे दिखाई दे रहे हैं और खासतौर से 17% की ग्रोथ हमको एडवांस टैक्स कलेक्शन में है, जो कंपनियां और तमाम प्रोफेशनल्स एडवांस में अपना टैक्स पे करते हैं। और इस आंकड़े से कम जो कंपनियों के आय की स्थिति है वो पिछले साल की तुलना में बेहतर दिख रही है। भारत में पर्सनल इनकम टैक्स का बेस छोटा है, उसमें जो आयकर देने वाले उनकी आय में भी बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। कंपनियों के मुनाफे पिछले साल से बेहतर हुए हैं। हालांकि कंपनियों की सेल्स को लेकर, उनमें गिरावट को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। टैक्स के साइड से सरकार के लिए एक और राहत की बात यह है कि फिलहाल अभी जीएसटी के कलेक्शन में भी हमें कोई बहुत तेज गिरावट नहीं दिखाई दी है। जीएसटी का कलेक्शन भी अपना एक रन रेट मेंटेन करके चल रहा है। तो इस वक्त जबकि वित्तीय दबाव भारत के बजट पर बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार को कम से कम राहत देता है कि कॉर्पोरेट साइड से और जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, उन्होंने इसमें कंसिस्टेंसी है, उसमें उन्होंने बढ़ोतरी बरकरार रखी है। अब देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट जो है सीमेंट के बाजार पर सीमेंट की कीमतें बढ़ना क्यों शुरू हो गई। सीमेंट महंगा होना शुरू हो गया है। अगस्त के बाद से कई जगहों पर 50 किलो के कट्टे के लिए 10 से 15 रुपए अधिक चुकाने पड़ रहे हैं। ये बढ़ोतरी तब हुई है जब सीमेंट कंपनियों को मई से अगस्त तक कीमतों में 40 से 60 रुपए की कटौती करनी पड़ी थी। लेकिन अब मानसून की बरसात उठने लगी है, जिसके साथ सीमेंट की मांग बढ़ेगी और इसी मांग को देखते हुए सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। आशंका ये भी है कि सीमेंट की कीमतों में आने वाले दिनों में और बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सप्लाई के मुकाबले मांग अधिक रहने का अनुमान है। ब्रोकिंग कंपनी निर्मल बंग का कहना है कि आने वाले दिनों में सीमेंट की रुकी हुई मांग भी निकल सकती है और साथ में 2024 के चुनाव से पहले केंद्र सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाने वाला खर्च भी बढ़ेगा, जिस वजह से सीमेंट की सप्लाई के मुकाबले इसकी मांग अधिक रह सकती है। सीमेंट की मांग बढ़ने की उम्मीद से ही अब शेयर बाजार के जानकार अधिकतर सीमेंट कंपनियों में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। निर्मल बंग ने कई कंपनियों में खरीदारी की सलाह के साथ लक्ष्य को भी बढ़ा दिया है। लेकिन सीमेंट कंपनियों में निवेश की सलाह के पीछे सिर्फ मांग बढ़ना ही वजह नहीं है, उत्पादन लागत का सही प्रबंधन भी है। महंगे कोयले के बावजूद सीमेंट कंपनियों के लिए हाल के दिनों में सीमेंट उत्पादन की लागत में कुछ कमी भी आई है, क्योंकि कंपनियों ने ईंधन के लिए कोयले की जगह अब पेटकोक के इस्तेमाल को बढ़ाया है। साथ में ग्रीन एनर्जी और ईंधन के अन्य विकल्पों पर भी जोर दिया है। सीमेंट उत्पादन की कुल लागत में ईंधन की हिस्सेदारी 30 से 35% होती है, यानी ईंधन सस्ता होगा तो कंपनियों के लिए लागत घटेगी। हाल में पेटकोक की कीमतों में कमी आई है और इसके इस्तेमाल को बढ़ाकर सीमेंट कंपनियों ने अपनी लागत को बढ़ने नहीं दिया। सीमेंट की मांग, सप्लाई और लागत के इस गणित में कंपनियां और उनके निवेशक तो फायदे में रह सकते हैं, लेकिन सीमेंट की खपत करने वाले ग्राहकों की जेब कटना तय है, क्योंकि मांग और सप्लाई का ये गणित सीमेंट के और महंगा होने के संकेत दे रहा है। मनी सेंटर के लिए संदीप ग्रोवर के साथ मनोज कुमार। रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम की तरफ से गैस सप्लाई रोके जाने के बावजूद भारत ने नरम रुख अपनाया। रिपोर्ट्स की माने तो भारत इस मुद्दे को रूस की सरकार के साथ उठाएगा, लेकिन कंपनी पर किसी तरह की पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। गैसप्रॉम और भारतीय कंपनी गेल के बीच करार हुआ था, जिसके तहत गैसप्रॉम को 20 साल तक गैस की सप्लाई करनी थी, लेकिन इस साल मई से गैसप्रॉम ने सप्लाई रोक रखी। सर, गैस की सप्लाई आमतौर पर लंबे समय के सौदे होते हैं। भारत से भी जो गैसप्रॉम का सौदा था वो 20 साल के लिए था। सप्लाई टूटी, उसके बाद भी इतना नरम रुख क्यों? कोई कार्रवाई नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, ऐसा क्यों?
डिप्लोमेटिक और रिश्ते अच्छे रखने की कोशिश लगती है, क्योंकि आमतौर पर कॉमर्शियल डिसीजंस अगर कोई कंपनी अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और यहाँ दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है कि रूस पर प्रतिबंध है, सैंक्शंस हैं, गैज़प्रॉम पूरी दुनिया में अपने बहुत सारे कमिटमेंट पूरे नहीं कर पा रही, तो शायद भारत भी उसी श्रेणी में या उसी श्रृंखला में आता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस पर प्रतिबंध के कारण या गैज़प्रॉम की आपूर्ति टूटने के कारण भारत को अब इस समय दोगुनी कीमत पर गैस, जिस रेट पर गैज़प्रॉम के साथ समझौता हुआ था उससे दोगुनी कीमत पर गैस इंपोर्ट करनी पड़ रही। हमने अपने पिछले सप्ताह में शायद शुभम बात की थी गैज़प्रॉम की तरफ से गैस की आपूर्ति ना मिलने की, और गेल जो कि प्रमुख रूप से भारत की गैस इंपोर्टर और सप्लायर है, उसे अभी स्पॉट मार्केट से गैस खरीदनी पड़ रही है। स्पॉट मार्केट में गैस की कीमत $9 $10 के आसपास है, क्योंकि दुनिया में गैस की शॉर्टेज है और जिन बाज़ारों से भारत गैस लेता है उन बाज़ारों की गैस अब यूरोप की तरफ जा रही है। इसका मतलब हमारे सबके लिए क्या हुआ? ये सरकारों के बीच की बात है, गेल और गैज़प्रॉम के बीच की बात है। हमारी जेब के लिए इसका सीधा असर ये है कि एक तो भारत में गैस की कीमतें बढ़ने की संभावना पूरी तरह से बनती दिखाई दे रही है। गैस की जो प्राइसिंग कमेटी है उसकी बैठक होने वाली है, उसका फैसला अगले महीने तक हमारे सामने आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पीएनजी और सीएनजी जो कि नेचुरल गैस की प्राइसेस से गाइड होते हैं, जो दुनिया में नेचुरल गैस की प्राइसेस से गाइड होते हैं, अब भारत पर और ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि अभी तक मान लीजिए गेल सस्ती गैस की आपूर्ति के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की तुलना में जो महंगी गैस आ रही है उसका कुछ अंतर एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन अब जबकि स्पॉट पर महंगी गैस खरीदी जा रही है तो ये प्राइसेस पास ऑन होंगे। तो अगर आपको लगता है कि सीएनजी पीएनजी की कीमतों में आने वाले समय में कमी हो सकती है तो इसकी गुंजाइश अब ना के बराबर है, बढ़ोतरी ना हो, यही बड़ी बात है। भारत में अगले साल होने वाली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में ईरान एक स्थायी सदस्य के तौर पर भाग लेगा। समरकंद में हुई एससीओ की बैठक के दौरान ईरान ने संगठन के स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल होने पर रजामंदी दी है। इस संगठन में ईरान को शामिल करने को लेकर भारत लंबे समय से प्रयासरत था। सर, ईरान का एससीओ में शामिल होना ऊर्जा बाजार पर क्या असर डालेगा? ये मुझे लग रहा है कि आने वाले पिछले 6-7 महीने का सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है दुनिया में ऊर्जा की दृष्टि से और भारत की दृष्टि से, जो कि ऊर्जा का विशुद्ध रूप से नेट इंपोर्टर है गैस और तेल का। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान को इस बात की उम्मीद थी कि उसके पश्चिमी देशों से रिश्ते अच्छे होंगे, जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए वो हटाए जाएंगे, पर उसकी संभावना बनती नहीं दिखाई दी। और इसलिए ईरान, जो कि दुनिया के टॉप 5 देशों में है तेल उत्पादन में और गैस की आपूर्ति में, वो अब चाइना की तरफ खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। हम चीन पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि रूस और चीन की नई यारी जो विकसित हुई है, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह शैटर्ड है, टूटी हुई है, और उसे चीन पर निर्भरता चाहिए अपनी एनर्जी को, अपने मिनरल्स को बेचने के लिए, और चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे वो रूस की अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में लगा सकता है, यानी वहाँ अधिग्रहण कर सकता है। इस ट्रायंगल में ईरान भी फिट हो रहा है, और ईरान के साथ शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में ईरान के पहुंचने का मतलब है कि एशिया का जो एनर्जी धुरी है, जो एनर्जी एक्सेस है, जिसमें यूरेशिया जिसको आप कहें, क्योंकि यूरोप का हिस्सा है रूस, तो यूरेशिया की जो एक एनर्जी धुरी है वो अब चीन के आसपास खिसक रही है, चीन के पास शिफ्ट हो रही। ईरान एससीओ की रोशनी में ईरान और चीन के और रूस के रिश्ते हमें एनर्जी बाजार में कुछ बड़े बदलाव लेकर आएंगे। हमने देखा था प्रतिबंधों के बावजूद दुनिया के जिन 2 देशों ने ईरान से इंपोर्ट किया था ऑयल, उसमें चीन और भारत ही मौजूद थे। चीन ने भी ईरान से ऑयल इंपोर्ट किया था। अब इस परिस्थिति में चाइना अपनी ऑयल सप्लाईज़ को रशिया के माध्यम से और एशिया के बाज़ारों में कैसे भेजेगा और इस नए रिश्ते का क्या असर दिखाई देगा, ये हमको इस संधि के बाद दिखाई देगा। और एक और चलते चलते महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी रहा कि शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल में समरकंद की बैठक में चीन ने किर्गिजिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ, मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के 2 देशों के साथ बड़े निवेश के समझौते भी की। ये भी ऊर्जा की दृष्टि से, पाइपलाइन की कनेक्टिविटी की दृष्टि से, सेंट्रल एशिया के देशों से तेल और गैस लाने की दृष्टि से ये समझौते भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं रणनीतिक रूप से, क्योंकि इससे चीन वो रास्ता खोल रहा है जिस रास्ते से तेल और गैस सेंट्रल एशिया से और यूरोप से और ब्लैक सी के इलाकों से मिनरल्स और गैस चाइना लाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। उम्मीद है आपको पसंद आई होगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कल काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा कि इकोनॉमिकम नहीं मिल रहा है उनको यूट्यूब पर। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट डाले, कई लोगों को हमने शेयर भी किया। ये जानकारी भी आपके साथ साझा कर दें कि इकोनॉमिकम इस हफ्ते से सिर्फ और सिर्फ मनी 9 के मोबाइल ऐप पर है।
विलंब से मिलेगा यूट्यूब पर भी, लेकिन वो कितना विलंब होगा इस पर अभी टीम चिंतन कर रही है, मनन कर रही है, आप तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको अभी आनंद लेना है, इकोनॉमिकम का पूरा आनंद लेना है, सुनना है, समझना है कि इस बार अंशुमान जी ने अर्थात में क्या लिखा, इकोनॉमिकम में कौन सी किताब बताई। तो आप तत्काल मनी9 का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। 1.25 लाख से ज़्यादा लोग अब तक कर चुके हैं, आपने अब तक नहीं किया तो आप भी ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर तैयार सैकड़ों एक्सक्लूसिव शोज़ का मजा लीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। का तमाम ये संबोधिवार